अजीत किस बैच से हो? CSIR नेट? हेलो, कैन यू हियर मी अजीत? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? अजीत JR किस बैच से हो? हेलो, अजीत मैं तुमसे बोल रहा हूँ कुछ भाई, जवाब दे सकते हो कि नहीं? किस बैच से हो? CSIR नेट बैच हो, जैन बैच हो, ब्रिज बैच हो, किस बैच से हो? किसी बैच से नहीं हो क्या? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? यस। ये लड़का कौन ज्वाइन किया है? अजीत JR? मैंने ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किया, ठीक है? मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में विजुअल है ना? ओके। सो कल हम लोग कहाँ तक डिस्कशन किए थे? 21 तक ना? यस, 21। अब आते हैं 22 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 है। एंड क्वेश्चन में कह रहा है लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 x4 भी 4x1 रैंडम वेक्टर। x एक ऐसा है जो कि 4x1 का रैंडम वेक्टर है। x1 x2 x3 x4, ये 4 का ट्रांसपोज लगाओ यहाँ, तभी ये 4x1 का बन सकता है ना। 4 रो और एक कॉलम, ठीक। दिस बी रैंडम वेक्टर एंड x फॉलोज योर x कल फॉलो कर रहा है नॉर्मल 4 0 कमा सिग्मा, 0 कमा सिग्मा वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स है इसका। एंड सिग्मा जो है वो है क्या? 1 रो 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 1 1 1, okay, and here is also row रो। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो जितना नीचे एंट्री होगा वही सेम होगा, ठीक है? यहाँ भी रो होगा, यहाँ भी रो होगा, बिकॉज ये कॉलम ये भी रो होगा, ये भी रो होगा और ये भी रो होगा, ये भी रो होगा, ये भी रो होगा, ये भी रो होगा, ये भी रो होगा। ओके, इसलिए वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स, वेरिएंस को वेरिएंस सिमेट्रिक होता है, ठीक है? ओके। सो उसने पहले ऑप्शन में क्या दिया है? x1 x1 x2 x2 x3 and x3 have identical distribution, है ना? x1 x2 x2 x3 and एक्चुअली में उसने ये कहा है कि जो x1 x2 है
x2 x3 है एंड x3 x4 है। ये तीनों इक्वल होंगे इन डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तीनों, यही बता बोला ना। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा की वैल्यू है, जैसे पीछे अभी हमने लिखा सिग्मा, तो ये जो सिग्मा होता है तो ये क्या होता है, यहाँ x1 होता है, ये x1 का है, ये x2 का है, ये x3 का है और ये x4 का है। ओके, सो नॉर्मल में क्या होता है कि x2 और x1 और x2 क्या फॉलो करेगा? x1 और x2 जो फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा, ये है कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स? ये 2x1 का है, तो ये 2 डायमेंशनल, ये फॉलो करेगा नॉर्मल बाई वेरिएट, मतलब 2 डायमेंशनल 2, एंड इसका मेन वेक्टर तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? x1 और x2 का, ये x1 और x2 ये आएगा इसका वेरिएंस को वेरिएंस, ऐसे पार्टीशन करेंगे ना, x1 और x2 का पार्टीशन कर देंगे, x1 और x2 को एक वेक्टर मान लेंगे, बाकी पार्टीशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आएगा वो होगा 1 रो रो 1, ये होगा ना, बोलो। ओके, सो तुम्हारा x1 और x2 फॉलो कर गया ये, सिमिलर x2 और x3 क्या फॉलो करेगा? ये भी 2x1 का है, तो ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा नॉर्मल 2 0 एंड ऐसे ही पार्टीशन करो भाई, ये पार्टीशन ऐसे ही करो, तो x2 और x3, x2 एंड x3, ओके, तो x2, तो ये x2 है आपका और ये x3 है, तो यहाँ x2 है, ये x2 और ये x3, तो जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? रो रो 1, सॉरी सॉरी x2 का ना, तो x2 और x3, तो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स क्या आएगा? ये आएगा ना, ये आएगा 1 रो रो 1, ये आएगा ना भाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x3, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 और x3, और कोवेरिएंस ऑफ x3 x2, ओके, तो यही आएगा ना। सिमिलर x3 और x4 भी होगा, x3 और x4 भी पार्टीशन ऐसे ही होगा, ये फॉलो कर जाएगा क्या? n2 0 कल कामा 1 रो रो 1, ओके। सो ये तीनों इक्वल हो गए डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि ये तीनों एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं ना। यस सर। तो ये पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया है, ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, यहाँ क्या लिखते हैं? वेरिएंस ऑफ x1, जैसे मतलब ये है तो वेरिएंस ऑफ x1, ये वेरिएंस ऑफ x2, और ये कोवेरिएंस ऑफ x1 x2, और ये कोवेरिएंस ऑफ x2 x1, ओके। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है वो कह रहा है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और x1 माइनस x3 का स्क्वायर, ये ना x1 माइनस x2 है ना, सो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x2 माइनस x3 का स्क्वायर स्क्वायर, ये फॉलो करेगा तुम्हारा f11। तो भाई पहले मुझे बताओ कि x1 माइनस x2, पहले तो इनका इंडिपेंडेंसी चेक करो, x1 x2 और इसका, इन दोनों का इंडिपेंडेंसी चेक करो, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, ये चेक करना है अगर मुझे, तो मैं क्या करूँ कि इनका कोवेरिएंस फाइंड कर लूँ इजीली, अगर ये 0 आ रहा है तो इंडिपेंडेंट हो, तो कोवेरिएंस फाइंड करो। इसका कोवेरिएंस क्या होगा? इसका कोवेरिएंस होगा कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x2 माइनस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x2,
ओके, माइनस कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा x2, देन क्या होगा प्लस कोवेरियंस ऑफ x2 कॉमा x3। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? ओके, यहाँ x2 नहीं है, ओके, यहाँ x1 है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ x1 था, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग x1 लिखेंगे, यहाँ भी x1, यहाँ भी x1, ये पूरा गलत आ गया। तो यहाँ x1 लिखेंगे तो यहाँ x1 हो जाएगा माइनस। अब बताओ मुझे पहला टर्म क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x1 आएगा, दूसरा जो टर्म आएगा माइनस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ x2 एंड x2 x1, फिर क्या आएगा माइनस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ x1 x3, ओके, एंड प्लस का आएगा कोवेरिएंस ऑफ x2 कामा x3, यही आएगा ना। ओके, तो वेरिएंस ऑफ x1 क्या है, ये 1 है, बाकी कोवेरिएंस क्या है, रो है, माइनस रो है, प्लस रो है, तो रो से रो कैंसिल, तो ये 1 माइनस रो आया, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट तो हुए ही नहीं, ही नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हाउ कैन वी से दिस फॉलो एफ, क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो के लिए दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये दोनों इंडिपेंडेंट ही नहीं है, x2 एंड x2 नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। जब ये दोनों इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो कैसे हम लोग इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन ले जा सकते? तो बी ऑप्शन तो यहीं से फॉल्स हो गया। ओके, पहले कोवेरिएंस चेक किया हमने, कोवेरिएंस इसका जीरो नहीं आया, अगर कोवेरिएंस जीरो आ जाता तो हम कह देते कि ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं। ओके, जब ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं है तो आगे ना हम इसके एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सवाल ही नहीं उठता ना, बिकॉज एफ डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है ना जब ऊपर के दो का स्क्वायर इंडिपेंडेंट बने, ऊपर का स्क्वायर है नीचे का स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नेम, ठीक है। सो बी पार्ट इसका फॉल्स हो गया। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या बोला है, सी पार्ट में बोला x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो, और ये कह रहा है दिस फॉलोज का स्क्वायर 2। दिस फॉलोज का स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इन दोनों रैंडम वेरिएबल का इंडिपेंडेंसी चेक करना है, तो चेक इंडिपेंडेंस, चेक तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोवेरिएंस फाइंड करेंगे। कोवेरिएंस फाइंड करेंगे तो कोवेरिएंस इजीली आ जाएगा। इसका कोवेरिएंस क्या होता है, पहला होगा कोवेरिएंस ऑफ x1 का x2, दूसरा होगा माइनस का कोवेरिएंस ऑफ x3 का x2, देन होगा तुम्हारा माइनस का कोवेरिएंस ऑफ x1 का x4 प्लस कोवेरिएंस ऑफ क्या होगा बता सकता है कोई, x3 और x4। तो अभी सारे का कोवेरिएंस है, तो पहला रो होगा, दूसरा माइनस रो होगा, देन फिर माइनस रो होगा, देन फिर प्लस रो होगा, तो ये रो से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो ये आ गया 0, यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। क्या पता चला कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। सो x1 माइनस x3 ये इंडिपेंडेंट का सिंबल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x2 माइनस x। ओके, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। अब इंडिपेंडेंसी तो चेक हो गई। अब आते हैं, बताओ मुझे x1 माइनस x3 ये क्या फॉलो करेगा, इसका जो मेन वेक्टर होगा, पहले बात तो ये नॉर्मल यूनिवेरिएट नॉर्मल फॉलो करेगा, बिकॉज इसको चाहो तो ऐसा 1 माइनस 1 x1 और x3 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इक्विवेलेंट टू, या तो ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, तो ये यूनिवेरिएट ही जाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन जो होगा ये होगा 1 क्रॉस 2
इंटू 2 क्रॉस 1, तो ये कितना होगा 1 क्रॉस 1 ही बना ना, तो ये नॉर्मल 1 ही फॉलो करेगा। मीन इसका 0 होगा बिकॉज मीन्स ईच एलिमेंट का ईच कंपोनेंट का मीन 0 है, तो मीन वेक्टर 0 होगा एंड वेरिएंस क्या होगा इसका। सो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x3 निकालो, क्या आएगा, ये आएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 रो, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस रो। कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। नो सर। तो ये 0 कामा मीन वेक्टर नहीं है, ये मतलब मीन बस होगा क्योंकि n1 है तो वेक्टर क्या होगा, एक ही होगा, तो 0 कामा 2 1 माइनस 2 वाला। सो मुझे ये बताओ कि अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड में अगर हम चेंज करेंगे तो x1 माइनस x3 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 1 माइनस, जब स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल 1 0 कामा 1, ठीक है, नॉर्मल 0 कामा 1, ठीक है, n1 0 कामा, तो ये एक आ गया। अब सिमिलर ऐसे उसका भी फाइंड करो x2 माइनस x4 का, तो x2 माइनस x4 का जैसे फाइंड करोगे तो ये भी फॉलो करेगा क्या, यूनिवेरिएट, मतलब n1 ही फॉलो करेगा, मीन तो 0 होगा, वेरिएंस क्या होगा, अब इसका वेरिएंस कोवेरिएंस फाइंड करेंगे जब तो क्या आएगा, इसका वेरिएंस फाइंड करोगे तो लिखोगे वेरिएंस ऑफ x3 प्लस वेरिएंस ऑफ x4 माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ x2 कामा x4, तो ये आएगा तुम्हारा 2 प्लस 2, सॉरी ये आएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1 माइनस 2 रो, तो ये फाइनली आएगा तुम्हारा 2 1 माइनस 2, तो ये फॉलो करो 2 1 माइनस, तो यहाँ से अगर तुम यूनिवेरिएट इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करोगे इस यूनिवेरिएट को, तो क्या आएगा x2 माइनस x4 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 1 माइनस रो, दिस फॉलोज नॉर्मल 1 0 1। अब मुझे तो अगर एक स्क्वायर इसको फॉलो करना है तो x2 माइनस x4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो, ये फॉलो कर जाएगा क्या का स्क्वायर 1, और सिमिलर यहाँ भी x1 माइनस x3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो, ये भी फॉलो कर जाएगा क्या का स्क्वायर विथ 1 लीजिए। ओके, तो का स्क्वायर 1 हो गया, ये भी का स्क्वायर 1 हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दिया है, क्वेश्चन में यही तो लिखा है कि x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो प्लस x2 माइनस x4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो। ओके, सो हमने ये भी का स्क्वायर 1 दिखा दिया ये भी, और इन दोनों को इंडिपेंडेंट हमने पहले ही शो कर दिया। सबसे पहले एग्जाम में इंडिपेंडेंसी चेक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर तुम्हें का स्क्वायर फॉलो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर वो फॉल्स ऑप्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ही वहाँ रैंडम वेरिएबल नहीं होंगे। तुम अगर क्वेश्चन को मान लो इंडिपेंडेंसी चेक किए बिना ऐसे सॉल्व कर दोगे, वेरिएंस निकाल के मीन निकाल के ऐड कर दोगे तो का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला गलत क्यों हुआ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ही नहीं थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है इस पे चेक करना, सबसे इंपॉर्टेंट ये अगर ऑप्शन फॉल्स होता है तो ड्यू टू इंडिपेंडेंस फॉल्स होता है हमेशा, ठीक है। तो एग्जाम में इंडिपेंडेंसी चेक करना नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये का स्क्वायर 1 रैंडम वेरिएबल है प्लस का स्क्वायर 1 है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं, तो इंडिपेंडेंट है तो ऐड हो जाएंगे का स्क्वायर 2, ठीक है। हाँ ऐसे मत लिखो, नहीं तो कोई कहेगा ऐसे ऐड कैसे होगा। ये भी फॉलो कर रहा है तुम्हारा का स्क्वायर 1 को, ये भी का स्क्वायर 1 को फॉलो कर रहा है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ऐड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं अपने फोर्थ वाले पे, डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, तो डी पार्ट में क्या है x3 माइनस x4 है, और ये इंडिपेंडेंट होगा, डी पार्ट भी ट्रू हो जाएगी इसका, बिकॉज डी पार्ट में क्या दिया x1 माइनस x3 डिवाइड बाई x3 माइनस x4, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, सर x2 है।
क्या हुआ? x1 minus x2 है। अच्छा x1 minus x2 ओके। सो x1 minus x2 तो क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा तुम्हारा x। पहले इनका इंडिपेंडेंसी चेक करो दोनों का। दोनों इंडिपेंडेंट होंगे ये रैंडम वेरिएबल। तो कोवेरिएंस जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा? ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इनका पहला जो टर्म आएगा वो आएगा कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x3 आएगा। दूसरा जो टर्म आएगा माइनस का कोवेरिएंस ऑफ x2 कामा x3 आएगा। x2 कामा x3 आएगा। और फिर जो टर्म आएगा वो आएगा माइनस का कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x4 आएगा। और लास्ट में जो टर्म आएगा वो प्लस कोवेरिएंस ऑफ x2 कामा x4 आएगा। अब ये सारे ये रो है, ये माइनस रो है, ये भी माइनस रो है, ये प्लस रो है, तो रो रो कैंसिल। ये रो है। इसने मैसेज किया ग्रुप में, एक मिनट। द रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्मेट इज नॉट अवेलेबल, नॉट शोइंग इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट वुड वन डू? And rates also to all kindly do not share the link and it is available to all present here. The subscribed ones type your consent. ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो ये इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट हो गए तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। तो x1 माइनस x2 क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा नॉर्मल मीन, तो इसका 0 होगा, यूनिवेरिएट ही होगा। इसका वेरिएंस क्या होगा? 1 माइनस 2 रो, 2 1 माइनस रो होगा, ठीक है। 2 1 माइनस रो। ये कैसे आया? आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। वेरिएंस x1 माइनस x2 इसको ऐसे फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 2 1। बिकॉज अगर इन जनरल में बात करूं एक्स आई माइनस एक्स जे और आई नॉट इक्वल टू जे हो, उसका भी वेरिएंस 2 1 माइनस रो आएगा। सिमिलर इसी तरह x3 माइनस x4 जो होगा ये फॉलो कर जाएगा क्या? नॉर्मल 0 कामा 2 1 माइनस रो। ओके। सो यहाँ से अभी मैंने जैसे पीछे किया था कि x1 माइनस x2 बाई अंडर रूट 2 1 माइनस रो, ये फॉलो कर जाएगा आपका, क्या फॉलो कर जाएगा? नॉर्मल नहीं का स्क्वायर नहीं, नॉर्मल 0 कामा। अब इसका स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। इसका स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, का स्क्वायर 1। सिमिलर वे पे इसमें भी हो जाएगा क्या? डायरेक्ट x3 माइनस x4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो, ये भी का स्क्वायर 1 फॉलो कर जाएगा। अब आते हैं, आप तुम्हारे ऑप्शन में क्या दिया? आपके ऑप्शन पे दिया हुआ है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई x3 माइनस x4। तो अब इन दोनों क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो इस क्वांटिटी को मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए डिवाइड बी करोगे तुम जैसे, तो क्या आएगा? x1 माइनस x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो इंटू, डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 माइनस रो x3 माइनस x4 स्क्वायर। तो ये लो, ये कैंसिल। अब ऊपर वाला क्या है? का स्क्वायर 1 है, ये का स्क्वायर 1, नीचे वाला भी का स्क्वायर 1 है, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये भी 1 से डिवाइड है, ये भी 1 से डिवाइड है। तो ये क्या फॉलो कर जाएगा? F11, क्योंकि F11 क्या होता था? एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि सपोज करो x एक रैंडम वेरिएबल जो कि का स्क्वायर m को फॉलो कर रहा है, m दिया फ्रीडम, और y एक रैंडम वेरिएबल जो कि का स्क्वायर n को फॉलो कर रहा है, और ये x एंड y आर इंडिपेंडेंट है। ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो x डिवाइड बाई m, y डिवाइड बाई n, ये फॉलो करेगा f m कामा, ये होती है ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? यही होती है ना। यस सर। ओके।
ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट है। प्रिंसिपल कंपोनेंट के क्वेश्चन एक दिन में उसके 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उस दिन थ्योरी बताएंगे, उसी दिन क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। ओके सर। 24 भी बताएंगे बाद में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इक्वेशन से रिलेटेड है क्या? 24 में कह रहा है लेट y1 y2 yn be random variable with common unknown mean theta. The variance covariance matrix B on vector y1 and is such that the inverse of B has all its diagonal element equal to C and all its off diagonal element equal to D. Let T1 be the best unbiased estimator of theta and T2 be the OLS estimator of theta. Which of the following statement are equal? T1 equal to summation equal to T2, T2 equal to ny, okay, and T1 equal to y bar, where y bar equal to mean of y. There are exactly n minus 1 linear independent linear function of y1, y2, yn, each with zero expectation. There are exactly n minus 2 linearly independent function of y1, y2 with zero expectation. Okay. ओके, सो देखो क्या है कि एक T1 इज द बेस्ट अनबायस एंड T2 ओनली। तो क्या होता है कि ओएलएस एस्टिमेट और अनबायस एस्टिमेट दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अभी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि तुम्हारा 24 नंबर में 24 में है, 24 पे कह रहा है कि y1 y2 yn जो है, ये yi है जो फॉलो कर रहा है, ये कॉमन मतलब इसका जो मीन है, मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और इसका मीन जो है 0 है, यानी इसका जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो B है, और ये B इनवर्स इक्वल है आपका, B इनवर्स इक्वल है कि इसका डायगोनल एलिमेंट C है एंड R डायगोनल में जितना है वो D है। ये B इनवर्स है, ठीक है। फिर उसने बोला है कि लेट T1 बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। T1 जो है वो अनबायस्ड है, अनबायस्ड है, और T2 क्या है? OLS है। OLS। तो अब ये बताओ मुझे कि B1 B सबसे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जब हम लोग लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन करते हैं तो वहां पर एक कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल लीनियर मॉडल है या मल्टीपल लीनियर इक्वेशन है तो वहां पर हमारा क्या होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए उसने इनवर्स की बात की है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओएलएस जो आता है वही अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, ये गॉस मार्कऑफ थ्योरम बोलती है। गॉस मार्कऑफ मॉडल यही बोलता है ना कि जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर होता है वही यूएमबी यूबी होंगे, वही अनबायस्ड होंगे, वही मिनिमम वेरिएंस होगा, मतलब सारी प्रॉपर्टी जो होती है इन्फ्लुएंस की वो सारे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर होगा वही इक्वल हो जाएगा आपका अनबायस्ड के। ये होता है एक्चुअली में MLR में, मतलब मल्टीपल लीनियर मॉडल पे, मल्टीपल लीनियर इक्वेशन जब हम लगाते हैं, यानी कि y इक्वल टू अगर x बीटा प्लस एप्सिलॉन टाइप का हो। लेकिन ये ऐसा ना हो कि ये एक्चुअली में क्या है कि इसमें y1 ऐसे रिलेटेड है, मतलब y1 अगर रिलेटेड है सपोज करो तो y1 रिलेटेड तुम्हारा थीटा प्लस एप्सिलॉन 1 से, सिमिलर y2 रिलेटेड है तुम्हारा थीटा प्लस एप्सिलॉन 2 से। सो ऐसे yn रिलेटेड है तुम्हारा थीटा प्लस एप्सिलॉन n से, ऐसे मान सकते हो सपोज करो। तो यहाँ y को तुम अगर लिखना चाहो तो y वेक्टर इक्वल टू थीटा प्लस एप्सिलॉन वेक्टर, ऐसे है ये मान लो। यहाँ पर जो थीटा का एस्टिमेट आएगा वो क्या आएगा? थीटा कैप जो आएगा वही होगा ओएलएस एस्टिमेट,
और वही वो आएगा आपका वाई बार आएगा, यानी कि 1/n समेशन वाई आई आएगा, आई इक्वल टू 1 टू, और यही अनबायस होगा, दिस इज इक्वल टू T1 और OLS ये T2, तो T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू वाई बार आ गया। आप एक चीज बताइए, अब जैसे मान लो कि ये y1 है, ये y2 है, स्वान और yn है, तो कह रहा है कि अगर ये भी होता है कि हम y बार जो होता है, ये क्या होता है y बार, ये क्या होता है, ये होता है y1 प्लस y2 yn डिवाइड बाई n, ओके। अब वो कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली n-1 लीनियर इंडिपेंडेंट n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर फंक्शन ऑफ y1 y2 ईच विद एक्सपेक्टेशन 0। मतलब यहाँ पर कितने ऐसे फंक्शन हम लोगों के होंगे एल लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर फंक्शन ऑफ y1 y2 कि उसका एक्सपेक्टेशन 0 हो। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इनमें से सब में y1 में भी मैं y1 माइनस y बार करूँ, y2 माइनस y बार करूँ, तो इनका सबका 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर, सबका 0 होगा, यस सर, सबका 0 होगा, लेकिन ये फंक्शन कितने होंगे, एन n नहीं होंगे। भाई एल फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन कितने होंगे, n-1 n-1 क्यों होंगे, वाई बार के कारण, n-1 ये होंगे क्योंकि y बार क्या होता है, एक इन तीनों का फंक्शन एक 0 ऑलरेडी होगा ही होगा, क्योंकि y1 प्लस y2 प्लस जैसे करोगे इनको सबको ऐड करो, तुम सबको ऐड कर दो, सबको जब ऐड करने जाओगे तो ये y n हो जाएगा माइनस का n y बार हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इनमें से क्या हो रहा है कि इन सबको ऐड करने पे 0 मिल रहा है, यानी कि इनमें एक एलडी वेक्टर है, एक लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है ना कि सबको ऐड करने पे तुम 0 पा जा रहे हो, यानी कि एक एलडी वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट है इसमें, यानी कि इसमें n में एक एलडी वेक्टर है। यस सर, सो n में एक एलडी वेक्टर है तो li n-1 हो जाएंगे, तो इसका सी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है, जो वहां पर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेते हैं, n-1 ही लेते हैं ना, इसीलिए वहां पर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, क्योंकि जब टोटल सम ऑफ स्क्वायर हम डिग्रेशन में डिफाइन करते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल सम ऑफ, ये होता है हमारा वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर आई इक्वल टू, ये होता है ना। और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो एल वेक्टर ही होते हैं कि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो कि फ्री हैं, मतलब हम जिनको फ्री वैल्यू दे सकते हैं। एल वेक्टर का क्या मतलब है, एल वेक्टर का मतलब क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि उन सब कॉलम में हमें पाइवट मिला होगा, ओनली इतने एक वेक्टर फ्री होगा, जो एलडी होता है वो हमेशा फ्री वेरिएबल होता है ना, यस सर, और बाकी सब में हमें पाइवट मिलता है जब हम उसका जब हम लोग इक्लन फॉर्म लिखेंगे, यस सर, इक्लन फॉर्म लिखेंगे तो वहाँ पाइवट मिलेगा, लेकिन एक जगह हमें फ्री वेरिएबल मिल जाएगा, और वही फ्री वेरिएबल हमारा एलडी वेक्टर होता है। यस सर, तो ऐसे यहाँ फ्री वेरिएबल 0 आ गई तो माने वैल्यू क्या होगी, फ्री वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो अदर कॉलम वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। बस समझ में आई, यस सर, सो ये भी हो गया, इसमें ए और सी ट्रू होंगे, n-2 नहीं होगा, एंड बी पार्ट भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि बी पार्ट T2 इक्वल टू n y दिया है, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि OLS तुम्हारा y बार ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा था, मॉडल दिया, मॉडल नहीं दिया था, तुम्हें खुद से डिफाइन करना था मॉडल। तो अब आते हैं 25 में, जो तुम्हारा डाउट था 25 में क्या है, देखो जो मैंने कल बताया था कि सपोज करो कि हमारे पास y एक वेक्टर है जो कि फॉलो करा नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल n कामा 0 कामा i को फॉलो करा,
वाई। अब मुझे बताओ कि वाई डिवाइड बाई ए ट्रांसपोज वाई है, तो ये क्या फॉलो करेगा? मतलब ये फॉलो क्या करेगा का मतलब इसका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स बता सकते हो? नो अच्छा, सर। इसका वेरिएंस को वेरिएंस नहीं बता सकते। अच्छा, इसका वाई और वाई ए ट्रांसपोज वाई का इसका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगा? इसका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगा? वेरिएंस ऑफ वाई ट्रांसपोज। ओके, इन जनरल लेके चलो, यहाँ सिग्मा कर लो, ठीक है, यहाँ सिग्मा कर लो, यहाँ सिग्मा कर लो, नो प्रॉब्लम। वेरिएंस ऑफ वाई ट्रांसपोज को सॉरी यहाँ कोवेरिएंस ऑफ वाई कामा ए ट्रांसपोज वाई, और यहाँ लिखोगे क्या? कोवेरिएंस ऑफ ए ट्रांसपोज वाई कामा वाई, और यहाँ क्या लिखोगे? वेरिएंस ऑफ ए ट्रांसपोज वाई। कोई प्रॉब्लम? ये यही लिखोगे ना वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स, बताओ। यस सर। ओके, सो अब यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये तो सिग्मा हो जाएगा, और ये क्या होगा? कोवेरिएंस। ये हो जाएगा ए कोवेरिएंस ऑफ ए सिग्मा ए डैश, बताओ क्या होगा? इस ए सिग्मा ए डैश। ए सिग्मा ए डैश होगा। हम कोवेरिएंस की बात कर रहे हैं, ये होगा सिग्मा ए। सिग्मा। कैसे निकालें? यस सर, यस सर, सिग्मा ए होगा। सिग्मा ए होगा ना? बात समझ में आ रही कैसे? यस सर, ये बाहर आ जाएगा, बाकी वो बस और ये कोवेरिएंस क्या होगा? सर ये भी वही होगा सर, सिग्मा ए। नहीं नहीं, ये सिग्मा ए ट्रांसपोज होगा, और ये होगा तुम्हारा ए सिग्मा ए ट्रांसपोज। एक मिनट, ये होगा ए ट्रांसपोज सिग्मा ए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा ना? आ रहा है सर, बस कोवेरिएंस का टर्म थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, तो ये कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? ऐसे ही लिख दो। इसका निकालने के लिए कैसे करोगे? देखो, इसको अगर तुम्हें फाइंड करना तो तुम्हें कुछ नहीं लिखना, ऐसे ही लिखो कोवेरिएंस ऑफ ए ट्रांसपोज वाई कामा वाई। इसको ऐसे लिखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए ट्रांसपोज वाई, इसका मीन वेक्टर 0 है मान लो, ठीक है, एंड इसका मीन वेक्टर वाई है। वाई ट्रांसपोज होगा या नहीं? बताओ, यही होगा ना? क्योंकि जो समझो यहाँ कोवेरिएंस ऑफ एक्स ट्रांस, ये हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो एक्स और वाई तुम्हारा म्यू को फॉलो करा, तो एक्स माइनस यस सर। एंड वाई माइनस म्यू ट्रांसपोज, यही लिखते हैं ना हम? यस सर। ओके, तो यहाँ y का y, ये x है और ये y है, तो a माइनस म्यू, और 0 ही वेक्टर है, इसका मीन वेक्टर 0, तो a माइनस म्यू, और ये y माइनस म्यू ट्रांसपोज, ये y माइनस 0 ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ a ट्रांसपोज y y ट्रांसपोज। ओके, तो a ट्रांसपोज कॉमन ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y y ट्रांसपोज। कोई प्रॉब्लम? अब मुझे ये बताओ, कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ y क्या है? ये सिग्मा है, बोलो, ये सिग्मा यस ही है ना? सर। तो इसका मतलब क्या है? ये कोवेरिएंस ऑफ क्या है? वाई और वाई ट्रांसपोज। ये है, इसका मतलब है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वाई ट्रांसपोज। ओके, दिस इज वाई वाई ट्रांसपोज, दिस इज सिग्मा। तो यहाँ आप ए ट्रांसपोज सिग्मा लिखेंगे, ए ट्रांसपोज सिग्मा। तो सिग्मा तुम्हारा हमेशा क्या होता है? तो यहाँ सिग्मा ट्रांसपोज ए भी लिख सकते हो, बिकॉज सिग्मा हमेशा तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यस सर। तो इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ ना कि सिग्मा ए का होल ट्रांसपोज। बात समझ में आई? सिग्मा ए का होल ट्रांसपोज। यस सर। सिग्मा ए ट्रांसपोज, ठीक है। सिमिलर वे पे ये आ जाएगा, सिमिलर वे पे अब ये निकालो, कोवेरिएंस ऑफ, वेरिएंस का मतलब क्या है? ये कोवेरिएंस ऑफ ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज वाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोवेरिएंस ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ
ए ट्रांसपोज वाई, वाई ट्रांसपोज ए, यही हुआ ना इसका मतलब, जीरो Yes, वेक्टर sir. है तो इसका Yes, मतलब sir. ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, बिकॉज इसका मतलब होगा ए ट्रांसपोज एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब वेरिएबल में है तो एक्सपेक्टेशन लगेगा, बाकी जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएंगे, तो ए ट्रांसपोज सिग्मा ए, ठीक है, यही लिखा मैंने ना, ए ट्रांसपोज सिग्मा, Right. तो सिग्मा ए ये हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ओके, अब मेरा वाई और ए ट्रांसपोज वाई जो था ये ऐसा आ गया, दिस इज इक्वल आ गया, इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आया, अब वो क्या आ गया, सिग्मा सिग्मा ए, सिग्मा ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज सिग्मा, ओके। अब मुझे था जैसे मान लो y1 और y2 दो रैंडम वेरिएबल होते थे, और जब हम लोग y1 सब वेक्टर की बात कर रहे हैं, y1 गिवन y2 निकालते थे तो क्या करते थे हम लोग, इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स देता था वो क्या होता था, अगर ये ऐसा है सिग्मा 11 सिग्मा 12 एंड सिग्मा 21 सिग्मा 22, याद आ रहा है ना, नॉर्मल में x1 x2, तो हम लोग क्या करते थे, ये सिग्मा y गिवन y2 अगर हम y1 गिवन y2 करते थे तो ये सिग्मा 11.2 होता है या नहीं, Yes, sir. सिग्मा 11.2 का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 1 Sigma 1, 2. सॉरी, सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स सिग्मा 21 यही होता है ना, Yes, sir. ओके। सो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे निकालना है कोवेरिएंस मैट्रिक्स y गिवन ए ट्रांसपोज y का, y गिवन ए, तो इसका ये टर्म है, ये सिग्मा 11 की तरह ट्रीट हो गया, सिग्मा 12 सिग्मा 21 सिग्मा 2, तो यहाँ वैल्यू रख दो, इस पे हो गया, जैसे यहाँ वैल्यू रखोगे तो सिग्मा 11 क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा 12 क्या आएगा, सिग्मा ए, और सिग्मा 22 इनवर्स क्या आएगा, इसका इनवर्स, मतलब ए ट्रांसपोज सिग्मा ए इनवर्स, एंड सिग्मा 21 क्या आएगा, सिग्मा ए का होल ट्रांसपोज, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा जो मैंने कल लिखा था, ये हो गया सिग्मा सिग्मा ए एंड सिग्मा ए ट्रांसपोज, जो इनवर्स वाला है वो नीचे ले आओ, तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज सिग्मा, प्रॉब्लम भाई यहाँ इनवर्स में था ये, तो मैंने इनवर्स को नीचे ले आया, बाकी इनको ऐसे ही लिख दिया है, ठीक। तो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स किसका हो गया, ये वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स हो गया, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स, ये y गिवन x ए एक्स कर लगा, y गिवन ए कल y, सॉरी ए वेक्टर y, ए ट्रांसपोज y, y गिवन ए ट्रांसपोज y वेक्टर का, ठीक है ना, समझ में आई इतनी बात, Yes, sir. ये इन जनरल मैंने बताया, ठीक है, ये इन जनरल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन की, तो हमारे क्वेश्चन पे क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन पे गिवन है, हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो सिग्मा है उसकी जगह आई दिया है बस ना, और ए की जगह दिया है ए ट्रांसपोज वाई, जो दिया है ये दिया समेशन वाई, Summation y. तो अब मुझे ये बताओ समेशन वाई आई है तो इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 होगा, 1 वेक्टर, बोलो 1 वेक्टर का मतलब सारा, इसका मतलब ये भाई वाई का मतलब y1 y2 समझ में y, और इस डॉट प्रोडक्ट है उसमें. मतलब 1 1 1 1 यहाँ ले लो ऐसे n टाइम्स, ये 1 1 वेक्टर है, और ये y1 y2 1 yn, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन yi ही तो आ जाएगा, Yes, sir. तो ए ट्रांसपोज की जगह, ए की जगह क्या हो गया, 1 ट्रांसपोज, ठीक है, ए मतलब ए वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा 1 ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मतलब 1 ना, मतलब ये 1 ट्रांसपोज, मतलब 1 वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये 1 वेक्टर बहुत महत्व इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, ये 1 इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंसा देता है, ये 1 वेक्टर ऐसे होता है ये, Yes, sir. ये तो अब वैल्यू रख दो यहाँ, तो जैसे तुम वैल्यू रखोगे तो y गिवन समेशन y आई, ये हो जाएगा सिग्मा ए, सॉरी यहाँ सिग्मा सिग्मा मतलब आई माइनस का सिग्मा ए मतलब 1
और फिर सिग्मा ए ट्रांसपोज मतलब वन ट्रांसपोज डिवाइड बाई ए ट्रांसपोज यानी वन ट्रांसपोज एंड आई एंड वन ट्रांसपोज सॉरी इन वन। ओके, तो अब मुझे ये बताओ आई माइनस वन वन ट्रांसपोज ये वेक्टर है, ठीक है, और ये वन ट्रांसपोज वन ये क्या आ जाएगा? जब वन ट्रांसपोज वन करोगे तो ये वन 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 वेक्टर इतना, और यहाँ पर भी सिमिलर वन वन वन, तो ये एन आ जाएगा, एन एन हो जाएगा, यस ये हो जाएगा एन ऐड होके एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा आई माइनस वन वन ट्रांसपोज डिवाइड बाई एन है कहीं, ये आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है? सी बात है ना? सी पार्ट ओके, अब आते हैं अपने सिक्स में। तो सिक्स मैंने बताया ही था कि विशाल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिमेट्रिक के लिए होता है, लेकिन इसमें सिमेट्रिक तो दो दिया गया है ना, जीरो वाला भी है और दो वाला भी है ना। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो एक्चुअली विशाल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसने क्या लिखा है कि y1 y2 yn आर स्टैंडर्ड नॉर्मल व्हिच आर द फॉलोइंग हैज विशाल डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्री फ्रीडम। ओके, तो y1 y2 ये y1 y2 y3 एंड y4 ये आपके सारे जो हैं ये फॉलो कर रहे हैं। इसको ऐसे मत लिखिए, इसको आप लिखिए y1 y2 y3 y4 ये आपको फॉलो कर रहा है। y4 तक ये ना IID है नॉर्मल जीरो। ओके, सो बोला व्हिच आर द फॉलोइंग इन विशाल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच आर द फॉलोइंग इन विशाल डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि विशाल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है ना। विशाल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसमें मैट्रिक्स पहले सिमेट्रिक होता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें फाइंड करना तो हम विशाल का यूज करते हैं। अब यहाँ से अगर मुझे विशाल बनाना है तो विशाल एक्चुअली में होता है वाई ट्रांसपोज वाई। अगर वाई तुम्हारा नॉर्मल में फॉलो करता है तो विशाल, अगर वाई ट्रांसपोज वाई तो वाई वेक्टर का क्या होता है, अगर वाई वेक्टर तुम्हारा मैं कह रहा हूँ नॉर्मल एन को फॉलो कर रहा विथ 0, मान लो 0, नॉर्मल एन को फॉलो कर रहा है या नॉर्मल पी को फॉलो कर रहा है, यहाँ एन मतलब यहाँ पी। ओके, तो ये विशार्ड क्या फॉलो करता है, ये भी विशार्ड पी फॉलो करेगा n, ये होता है ना विशाल डिस्ट्रीब्यूशन। विशाल डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशन क्या होती है, यही होती है। यस सर यही होती है। इस y ट्रांसपोज y को मैं ये भी लिख सकता हूँ समेशन y आई वेक्टर एंड y आई ट्रांसपोज, और यहाँ i इक्वल टू 1 टू क्या जाएगा बताओ, n जाएगा या p जाएगा बताओ कोई। सर पी जाएगा सर। p जाएगा कि n जाएगा? सर एन ये जितने होते हैं वो जाता है ये। नंबर ऑफ सैंपल्स जो होता है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है विशार्ड में, याद रखना हमेशा। बात समझ में आई? हाँ सर। नंबर ऑफ सैंपल जितना होता है विशार्ड में वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ओके, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लो कि y1 लिख दूं, y2 लिख दूं, y3 लिख दूं, y4, ऐसे मेरे पास चॉइस है कि ऐसे लिख दूं, एक ऐसे लिख दूं y1 y2 y3 y4, एक चॉइस ये है। एक चॉइस है कि मैं ऐसे लिख दूं y1 एक चॉइस और मेरे पास बच रही है। हाँ, एक बार मैं y1 को ले लिया, एक बार y2, अब मैं ले लूँ y2 y3 एंड y1 एंड y।
मेरे पास ये 3 चॉइस है। अब इसके अलावा तो अगर इससे मैं निकालूँ अपना वाई वाई ट्रांसपोज़, वाई मैट्रिक्स ले लूँ मैं इसको वाई वाई ट्रांसपोज़ तो क्या आएगा? वाई ट्रांसपोज़ वाई क्या आएगा? ये आएगा y1, y3, y2, y4 और ये आएगा y1, y2, y3, y4। इसका जब सम करोगे तो क्या आएगा ये? ये आएगा y1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। तो पहला ये आएगा y1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। तो ये y3 स्क्वायर। ओके। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें y1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर? ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहला तो ये वाला चॉइस नहीं हो सकता हमारा। अब हम दूसरे चॉइस पे अपने वर्क करते हैं। अब ले लूँ y1, y3, y2 एंड y4। अगर मैं ऐसे ले लूँ, यही था ना? ठीक है, यही है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा y1, y3, y2 एंड y4। तो इसका मल्टीप्लाई करो y1, y3, y2, y4। यहाँ से क्या आएगा? ये आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये आएगा y1 y3 प्लस y2 y4 और ये आएगा y1 y3 प्लस y2 y4 और ये आएगा y3 स्क्वायर प्लस y4। ओके, ऑप्शन डी सर। डी ऑप्शन ना। अब इसमें ये फॉलो करेगा क्या? बिसाल्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? कितने नंबर ऑफ सैंपल? इसमें नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं? 4 नहीं, नंबर ऑफ सैंपल एक्चुअली में ये होता है, इस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ सैंपल में, इस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ऐसे लिखोगे तुम काल इसको, अगर या फिर ऐसे भी बोल सकते हो तुम कि y1 y2 को मैंने एक मैट्रिक्स बोल दिया, सॉरी एक वेक्टर बोला और इसको भी एक वेक्टर बोला। समझ गया तो इसमें 2 मैट्रिक्स होगा, इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और जो तुम्हारा वैरिएंस को वैरिएंस मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी होगा। ठीक है। यहाँ 0 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जो ये 0 कर दे, कोई प्रोडक्ट ये 0 नहीं हो सकता। भाई कोई ऐसा सैंपल तुम बता दो y1 y2 का जिसकी रीजन से 0 हो जाए। निगेटिव होने ये वैल्यू जब ये दोनों इक्वल, ये अगर तुम इसको एक चांस लो कि मैं इसको y1 y3 प्लस y2 y4 को अगर मैं 0 पुट करूं तो ये कब 0 हो सकता है? और इज द कंडीशन बिहाइंड दिस, कब ये 0 होगा बताओ? रिजल्ट जो होता है वो रैंडम मैट्रिक्स का निकलता, मतलब वो रैंडम मैट्रिक्स निकालता है। तो रैंडम में कोई वैल्यू तो लेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? नहीं सर, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा। क्या हुआ? रैंडम वैल्यू सर कैसे लेंगे? रैंडम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि y1 y2 या कोई फिक्स वैल्यू नहीं लेंगे ना, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो ऐसी वैल्यू तो नहीं लेंगे कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 है। ये वैल्यू तो लेंगे नहीं। तो ये 0 तो कभी पॉसिबल है ही नहीं है ना रिजल्ट में। रिजल्ट में तभी पॉसिबल है जब हम ये वेरिएबल चेंज कर दें। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं y3 को भी y1 लिख दूं या y3 को मैं लिख दूं, ठीक है y3 रहने दो, ऐसे मैं लिख दूं y1, ये तभी पॉसिबल है जब मैं y1 y3 लिख दूं यहाँ और यहाँ माइनस का y1 कर दूं और यहाँ माइनस ये कर दूं। ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा मेरा मैट्रिक्स हो जाए, जब मेरा मैट्रिक्स इस टाइप का हो। बस समझिए, जब मेरा रैंडम मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा तब ये पॉसिबल हो जाएगा। बात समझ आ रही? यस सर, समझ में आ तो रहा है। रैंडम, जब हमारा रैंडम मैट्रिक्स ही ऐसा ले रहे हैं, उसने बोला y1 y2 y3 y4 के बेसिस पे, तो कैसे हम ये तो चूज ही नहीं कर सकते, ये हमारी चॉइस ही नहीं है ना। सारा कोई इंडिपेंडेंट हो जाता है सर, इसलिए शायद इसलिए भी 0 नहीं हो सकता। क्या हुआ? सारा वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाता है इसलिए 0 नहीं हो सकता। हाँ, बिसार्ट में क्या होता है, डिपेंडेंट का होता है। बिसार्ट में क्या होता है कि बिसार्ट में 0 नहीं आता है। नॉर्मल में भी 0 कहाँ आता है? वेक्टर कभी ना, मैट्रिक्स में कभी वेक्टर 0 होता है? अच्छा ये बताओ, कोई वेक्टर 0 होता है कभी?
कोई वेक्टर जीरो सर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कोई वो कभी रैंडम चीज वैल्यू ले ही नहीं सकती ना। अगर हम ये बताओ मुझको कि अगर कोई वैल्यू ले लिया तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रहा है, वो रैंडम वेरिएबल ही नहीं रह जाएगा। हाँ, सी पार्ट तो रैंडम वेरिएबल ही नहीं है एक तरह से अगर कहो तो सी तो ऐसे ही डिस्कार्ड देखते ही डिस्कार्ड कर दो। अब बचा हमारे पास डी, तो डी ट्रू हो गया। ए पार्ट में क्या है कि कोई ऐसा तुम मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकते जिससे पहला स्क्वायर टर्म तो आ जाएगा लेकिन दूसरा ए पार्ट जो दिया है, ए पार्ट कोई ऐसा मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन कभी बना ही नहीं सकते तुम कि ये पार्ट तो ले आओगे किसी तरह, ये पार्ट तो आ जाएगा लेकिन ये पार्ट कभी नहीं आ सकता। तुम चाहे तो ट्राई कर लेना, इसको कभी ला ही नहीं सकते कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके। बस समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? इसको कभी नहीं ला सकते। ये तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा लेकिन ये चीज नहीं आएगी। ये अगर ये चीज आ गई तो ये दोनों चीज इधर वाली गड़बड़ होंगी। मतलब ये मैट्रिक्स कभी आ ही नहीं सकती। आप ले लेना रैंडम वेक्टर, आप रैंडम मैट्रिक्स से डिफाइन कर देना जैसे मैंने अभी डिफाइन किया था y1 ऐसे घुमा फिरा के कुछ बनाना और देखना ये मैट्रिक्स पास भी ना क्या सम में, इसी के सम में दो मैट्रिक्स के y ट्रांसपोज y पे। सिमिलरली बी भी पास भी नहीं होगा तो इसका डी ही ओनली ट्रू होगा। ठीक है, बिसाल्ट होता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी किस टाइप की, डी टाइप की सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ओके सर। अब आते हैं हम 27 पे। तो 27 क्या कह रहा है? Which one of the following always be a covariance matrix of a multivariate random vector normal? ओके, तो मुझे बताइए कि सिग्मा एक मैट्रिक्स है जो कि सिग्मा आई जे इसके एलिमेंट सिग्मा आई जे। वो कह रहा है कि नॉर्मल का वेरिएंस को वेरिएंस कैसे बन सकती है, कब कोई मैट्रिक्स कभी हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सिग्मा इज ऑलवेज वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स, ये तो ऑलवेज होता है। यस सर। चाहे सिंगुलर हो चाहे नॉन सिंगुलर, पीडी होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि क्या होनी चाहिए। सिग्मा क्या होता है, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला तो सिमेट्रिक हो, पॉजिटिव डेफिनेट, नॉन नेगेटिव डिफिनिट हो या पॉजिटिव डिफिनिट। सिग्मा ग्रेटर जीरो भी हो सकता है और सिग्मा इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ये नहीं होता कि सिग्मा, लेकिन सिग्मा निगेटिव नहीं होना चाहिए। यस सर। इक्वल सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल जीरो पर डिफाइन होता है, मतलब जिसका सिग्मा जीरो हो जाएगा वो सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड वेरिएंस होता है। ओके, तो अब वो कह रहा है कि पहला सिग्मा होगा, सिग्मा तो ऑलवेज होगा। अब वो कह रहा है कि मैट्रिक्स विथ, ओके, अब आते हैं सी पार्ट। पहले सी पार्ट में आते हैं। मान लो मैंने एक सिग्मा लिया जो कि ये पॉजिटिव और सिमेट्रिक है। ठीक है, ये पॉजिटिव और सिमेट्रिक सिग्मा मैंने लिया जो कि पॉजिटिव डिफिनिट है और सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डिफिनिट है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे ले लो 2 -1 -1 2। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक और पॉजिटिव डिफिनिट दोनों है कि नहीं? पॉजिटिव डिफिनिट में उसकी आइगन वैल्यू चेक करो, आइगन वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना। ठीक यस है, सर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद पॉजिटिव डिफिनिट। अब वो सी ऑप्शन में कह रहा है द मैट्रिक्स विद ij एलिमेंट द एलिमेंट 1/सिग्मा ij फॉर ईच ij। तो अब मुझे ये बताओ, अगर इसका एलिमेंट सिग्मा 1 टाइप के है मान लो, तो वो रिवर्स करने को कह रहा है। तो ये 1/2 हो जाएगा इसका एलिमेंट, ये -1 ये -1 ये 1/2। अगर मैं इसको एलिमेंट को रिवर्स कर दूं, ये तो मेरा वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स हो गया। ये सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डिफिनिट हो गए तो ये वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स है। ये वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स है कि नहीं? हाँ सर। अब सिग्मा वो कह रहा है कि कोई वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आप लीजिए सिग्मा, एनसी ऑप्शन में कह रहा है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को आप कंपोनेंट वाइज उसको रिवर्स मार दीजिए, मतलब रिवर्स कर दीजिए। अगर सिग्मा आई जे है, ये 2 है तो ये 1/2 बना दीजिए, ये -1 है तो ऐसी एक मैट्रिक्स बनाइए। और ये मैट्रिक्स होगी वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स ऑलवेज की नहीं होगी। तो ये बताओ ये मैट्रिक्स है इसका, हाँ सर हो जाएगा सर। इसका डिटरमिनेंट निकालो।
डिटर्मिनेंट ये निगेटिव आएगा ना, -3 का 4 माइनस। तो ये कहाँ से तुम्हारी पॉजिटिव डेफिनेट होगी? बस समझ में? हाँ सर समझ गया। मतलब काउंटर दे दिया हमने एक तरह से कि सिग्मा हमारे पास एक है जो कि वैरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है, 2x2 का हमने लिया, और हमारे पास सिग्मा के जैसे हमने कंपोनेंट को रिवर्स किया, वहां से जो हमारी वैरियंस कोवेरियंस, जहां वहां से जो मैट्रिक्स बनी वो वैरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स नहीं है। तो सी पार्ट ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। बात समझ में? सी पार्ट आपका ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। यस सर। अब आते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट क्या है कि अगर मान लो मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कि मान लो सिग्मा मेरा इस टाइप का कोई एलिमेंट, मतलब मैं 2x2 की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी 2x2 पे चल रहे हैं, 2x2 से ज्यादा समझ में आएगा। अब वो कह रहा है कि आप एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जो कि सिग्मा 1 1 स्क्वायर हो और सिग्मा 1 2 स्क्वायर हो और सिग्मा 2 1 स्क्वायर हो और सिग्मा 2 2 स्क्वायर, और ये मैट्रिक्स ऑलवेज होगी कि नहीं? तो ये मैट्रिक्स ऑलवेज होगी, बिकॉज देखो एक होता है हेडामार्ड प्रोडक्ट, हेडा और ये क्या होता है कि मान लो ए एक मैट्रिक्स है जो है ए बी सी डी टाइप की, और बी एक मैट्रिक्स है जो कि है आपका, इसको बोलते ए बी सी डी, और ये होगा ई एफ जी एच टाइप। तो ए डॉट बी जब हम डिफाइन करेंगे, ये होता है हेडामार्ड प्रोडक्ट, ये होता है एक्चुअली में ए बी, ये हो जाएगा ए बी, सॉरी ए ई, ये होगा ए ई बी एफ, ये कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, सी जी डी एच। बस समझ आई? मतलब ए डॉट बी जो हम करेंगे तो ये कंपोनेंट वाइज हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज मतलब ये हो जाएगा कंपोनेंट वाइज, समझ आया ना कि ए का ए कंपोनेंट, बी का सी का सी है, ठीक है। यस सर। तो अब मैं दो मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ ना कि सिग्मा, मान लो कि मैं 1 2 सिग्मा 2 2, सॉरी अब क्या होता है कि ये इससे मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा जो हम अभी बनाना चाह रहे थे, सिग्मा 1 2 स्क्वायर, ओके। हेडामार्ड प्रोडक्ट क्या होता है? अगर दो मैट्रिक्स हेडामार्ड प्रोडक्ट में लिखी जा सकती हैं तो वो मैट्रिक्स हमेशा सिंगल, सॉरी, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन उसका एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आए? यस सर। या फिर एक तरह से एक हेडामार्ड में होता है कि अगर ए आपकी पॉजिटिव डिफिनिट है, ए इज पॉजिटिव डिफिनिट, अगर ए पॉजिटिव डिफिनिट है, बी पॉजिटिव डिफिनिट है, यहाँ सॉरी हेडामार्ड प्रोडक्ट ये बोलता है कि अगर ए पॉजिटिव डिफिनिट है, इफ ए इज पॉजिटिव डिफिनिट एंड बी, देन इन दोनों का जो हेडामार्ड प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी का, ए डॉट ये इज आल्सो पॉजिटिव डिफिनिट, इज आल्सो पी डी। और यहाँ पर आपने देखा कि ए भी है पॉजिटिव डिफिनिट, बी भी है पॉजिटिव डिफिनिट, तो इसका जो हेडामार्ड प्रोडक्ट किया हम लोगों ने, वो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव डिफिनिट होता है, ये थ्योरम होती है, ठीक है। हमको चेक क्या करना है? पॉजिटिव डिफिनिट ही चेक करना था, सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा, ये सिमेट्रिक तो है ये, पॉजिटिव डिफिनिट चेक करना, तो पॉजिटिव डिफिनिट भी हो गया, तो बी पार्ट ट्रू हो गया इस रीजन से, ठीक है। सिमेट्रिक तो ऑलरेडी है, पॉजिटिव डिफिनिट हमने चेक कर लिया हेडामार्ड प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है। अब आते हैं हम अपने डी पार्ट पे। डी पार्ट में वो कह रहा है कि अगर सिग्मा आपका पॉजिटिव डिफिनिट है तो बताइए सिग्मा इनवर्स ऑलवेज पॉजिटिव डिफिनिट होगा? बताइए सिग्मा इनवर्स जो है, ये मैट्रिक्स एक बनाया हमने, सिग्मा एक हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि इस टाइप की है ना, सिग्मा एक मैट्रिक्स है जिसके कंपोनेंट सिग्मा आई जे इस टाइप के हैं।
तो यहाँ से जो सिग्मा इनवर्स मैट्रिक्स बनेगी वो इसका इनवर्स होगा, जाहिर सी बात है, इसके एलिमेंट का वो, तो ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा ऑलवेज। बोलो भाई। अच्छा, तो अगर सिग्मा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? सिग्मा इक्वल टू सर क्या लिख सकता पॉजिटिव हूँ? होना तो चाहिए सर, नहीं तो फिर एग्जिस्ट नहीं करता ये सब में, क्या बोलते हैं सर नॉर्मल केस में सब। क्या हुआ? फिर पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए सर सिग्मा इनवर्स। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि सिग्मा आपके पास दिया है, सिग्मा के ऊपर कंडीशन दिया है कि सिग्मा आपका ये सिमेट्रिक है, ये सिग्मा सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट। तो वो कह रहा है कि दिस सिग्मा इनवर्स, इसका जो हम इनवर्स निकालेंगे, दिस इज ऑलवेज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स और नॉट, अगर नहीं है तो आप काउंटर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आप ऐसा सिग्मा लीजिए जिससे सिग्मा इनवर्स फाइंड करिए और उसमें बताइए कि ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, सिग्मा आपका सिमेट्रिक है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, मतलब पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, लेकिन सिग्मा इनवर्स में दो प्रॉपर्टी जो होती हैं वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स की, मतलब सिमेट्रिक और पॉजिटिव में, तो वो फेल हो रही है। ओके सर। ये आप शो करिए। तो आप मुझे ये बताइए, अगर कोई वेरिएंस, एक चीज बताओ, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन जानते हो? यस सर, जहाँ हम लोग सर उसका ये आइगन वैल्यू और ये आइगन वेक्टर के फॉर्म में सेपरेट कर लिखते हैं। तो अगर मैं सिग्मा है तो सिग्मा को कैसे लिख सकता हूँ? पीडीपी ट्रांसपोज। स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन क्या बोलता है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, जिसको मैं लिख सकता हूँ पीडीपी ट्रांसपोज, और डी यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके जो आइगन वैल्यू से बनेगा, और पी क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो पीडीपी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? पीडीपी ट्रांसपोज, पीडीपी ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ से अगर आप डी चाहें तो डी फाइंड कर सकते हैं। डी क्या आएगा? या फिर यहाँ से आप सिग्मा इनवर्स फाइंड कर लें। सिग्मा इनवर्स क्या आएगा? पी पी डी इनवर्स पी ट्रांसपोज, पी 1/d। ये इनवर्स हो जाएगा। अब इनवर्स का जब लगाओगे प्रॉपर्टी तो पी इनवर्स ट्रांसपोज डी इनवर्स पी इनवर्स, यही आएगा। और पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स होता है सर, सेम वैल्यू मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। 1 यस सर, आई जाता है। आई होता है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका इनवर्स निकालो, तो इसका जब इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स इक्वल टू आई, यही होगा ना? बोलो। हाँ सर। तो जो ए इनवर्स आएगा तो क्या आया यहाँ से? ए इनवर्स ये आया आपका ए ट्रांसपोज ना। ये ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज का सॉरी पी ट्रांसपोज का पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डी इनवर्स एंड पी ट्रांसपोज, यही हुआ ना? बोलो। यस सर। तो पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पी हो गया, ये डी इनवर्स हो गया, और ये पी ट्रांसपोज हो गया, और ये सिग्मा। तो सिग्मा इनवर्स को भी तो डी डी एक डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डी इनवर्स भी तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हाँ सर। तो हमने इसको पीडी के तौर पे लिख दिया। तो ये कब पॉसिबल है? जब हमारा सिग्मा इनवर्स जब पॉजिटिव डिफिनिट। यहाँ से हमने शो कर दिया कि ये पॉजिटिव डिफिनिट है। बात समझ में आई? यस सर। तो डी पार्ट भी ट्रू हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ सर। अब बताओ, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, बाकी अब कल करेंगे। हाँ, ओके सर। एक चीज मैं और बोलता हूँ कि
सबसे पहले कल तुम लोग जितने लोग हो, कल तुम लोग एमएलई पढ़ के आना, नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल की, कैसे एमएलई फाइंड करते हैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल का। मल्टीवेरिएट नॉर्मल का एमएलई कैसे फाइंड करते हैं, एमएलई ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल, ठीक है। ओके सर। ये टारगेट है, ये आप करके आइए। ओके, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। बिना और कोई डाउट? अच्छा, बिना चला गया था क्या? यस सर। ओके, ठीक है। थैंक यू सर।